ये कहानी छतरपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। इसी गांव में संजय नाम का एक किसान रहता था, जो स्वभाव से बहुत मेहनती, खुशमिजाज और मददगार था। संजय के परिवार में संजय के साथ उसकी धर्मपत्नी सरला रहती थी, जो संजय की हर काम में मदद करती थी। संजय के पास गांव में 2 बीघा जमीन थी, जहां पर वो खेती करके अपने घर का खर्च चलाता और बचे हुए पैसों से लोगों की मदद भी करता था। वहीं दूसरी तरफ संजय के बगल में उसका आलसी पड़ोसी रंजन रहता था, जिसे संजय पड़ोसी से बढ़कर अपना मित्र मानता था। परंतु रंजन का स्वभाव संजय से बिल्कुल विपरीत था। उसमें कूट कूट के आलसपन भरा था और उसे गांव में घूम घूम कर लोगों के साथ गपशप करना पसंद था। जहां संजय के पास गांव में 2 बीघा जमीन थी, वहीं दूसरी तरफ रंजन के पास बस एक छोटी सी जमीन थी, जिस कारण वो संजय से और जलता था। संजय उसकी हर काम में मदद करता था, परंतु वो बस उसके मित्रता का फायदा उठाता और उससे अपने काम करवा लिया करता था। रंजन की धर्मपत्नी का नाम कमला था, जो बहुत लालची स्वभाव की थी। एक दिन इसी तरह संजय सुबह सुबह अपने खेत पर काम करने पहुंच जाता है और वो खेत पर आते ही खेत का काम करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ रंजन अपने घर में पलंग पर चादर तान कर सोया हुआ था। संजय बिना रुके अपने खेत की जोताई करता रहता है। देखते देखते कुछ समय में दोपहर हो जाती है। दोपहर होते ही सरला ठीक समय पर संजय का खाना लेकर आती है और उसे आवाज लगाकर खाना खाने बुलाती है। सुनते हो जी, आ जाइए खाना खाने। सरला की आवाज सुनकर संजय को समझ आता है कि दोपहर हो चुकी है। अरे क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही जल्दी दोपहर हो गई। चलो अब सरला आ गई है तो खाना खाकर थोड़े देर आराम कर लिया जाए। फिर क्या था, संजय सरला के साथ एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। इधर संजय तपती धूप में खेतों में कड़ी मेहनत कर रहा था, वहीं रंजय अभी तक सोया हुआ था। उसे सोते हुए देख कमला उसे उठाने आती है। अब उठ भी जाओ, कितना सोओगे? जरा बाहर जाकर भी देख लो, सूरज सर पर आ गया है। कमला के इतने जोर से चिल्लाने के कारण रंजन उठकर बैठ जाता है। क्या हो गया भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? सोया था मर थोड़ी गया था। और कितना सोओगे? कभी तो जल्दी उठकर खेतों पर जाकर काम भी कर लिया करो। वो खेत अपने आप फसल नहीं दे देंगे तुम्हें। अरे आज बहुत तीखी धूप है, आज तो मैं नहीं जा रहा हूँ खेत पर काम करने। बस तुम ऐसे ही बहाने मारते रहो और बाद में जाकर संजय भाई के सामने पैसे मांगना। अरे तुम उसकी फिक्र छोड़ दो। संजय एक नंबर का मूर्ख आदमी है, किसी की भी बिना सोचे समझे मदद कर देता है। और तो और वो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, मेरी तो ऐसे भी बहुत मदद कर देगा। और आज के जमाने में मेहनत से कुछ नहीं मिलता है, दिमाग लगाओ तो ज्यादा फायदा होता है। इसी तरह कमला के ताने सुनकर रंजन फिर से सो जाता है। देखते देखते शाम हो जाती है। तभी गांव के मुखिया का बेटा राजू दौड़ता हुआ संजय के घर पर आता है और संजय से बोलता है। काका, दादी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। वो आपको बुला रही है, जल्दी चलिए। दादी की खबर सुनकर संजय फौरन राजू के साथ दादी की तबीयत देखने भागता है। दादी का नाम सीमा देवी है। पूरे गांव में दादी का वैसे तो कोई अपना नहीं था, पर संजय दादी का पूरा खर्च उठाता और देखभाल करता था। क्या हुआ दादी, अचानक क्या हो गया आपको? राजू जा फटाफट से डॉक्टर काका को लेके आ जा। संजय के कहते ही राजू डॉक्टर को लेने चला जाता है। बोलो दादी, राजू बोल रहा था कि आप मुझे बुला रहे थे, कुछ काम है तो बोलो। कुछ नहीं संजय बेटा, पता नहीं अचानक मुझे बेचैनी लगने लगी तो मुझे लगा मेरा अंतिम समय आ गया है, तो सोचा तुम्हें एक बार देख लूं तो मैं चैन से जा सकती हूँ। नहीं दादी, ऐसा मत बोलो, अभी तो आपको और जीना है। इसलिए दादी मैं आपको कब से बोल रहा हूं, मेरे साथ चलकर रहिए ताकि सरला आपकी हमेशा देखभाल कर सके। नहीं बेटा, तुम तो जानते हो मेरी पूरी जिंदगी इस घर में गुजरी है और अब अपने अंतिम समय में मैं इसको छोड़कर नहीं जा सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जिंदगी की आखिर सांस इसी घर में निकले। दादी की ऐसी बातें सुनकर संजय बहुत भावुक हो जाता है। तभी पीछे से डॉक्टर आ जाता है और दादी की तबीयत देखने लगता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, दादी को क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? हाँ संजय, सब ठीक है। बस अब उम्र थोड़ी ज्यादा हो चुकी है, तो बस इसीलिए ऐसा होता रहता है। पर अब इनका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होगा। हो सके तो इनके साथ हमेशा किसी ना किसी को रहना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, अब से मैं इनका ज्यादा ध्यान रखूंगा। बाकी सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना?
हाँ संजय, बाकी इनकी तबीयत ठीक है और मैंने कुछ दवाई लिख दी है। समय समय पर इनको देते रहना और अब से थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। डॉक्टर दादी की तबीयत देखने के बाद वहां से चला जाता है। सुना ना दादी, डॉक्टर साहब ने बोला कि अब से आपकी ज्यादा देखभाल करनी होगी और वो सिर्फ आपके पास रहकर ही हो सकेगा। हाँ बेटा, पर मुझे अब ठीक लग रहा है। तुम्हें मेरी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं दादी, अब से मैं और सरला हमेशा आपके पास रहेंगे। अगर आप हमारे साथ हमारे यहां नहीं आ सकती तो क्या हुआ, हम तो आपके पास रह सकते हैं ना। मैं कल ही मेरा और सरला का सामान लेकर यहां आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, जैसा तुमको सही लगे। राजू बेटा, हो सके तो तुम दादी के पास थोड़ी देर रुको। मैं अभी जाकर सरला को यहां भेज देता हूं ताकि आज रात वो दादी के साथ रुक सके। फिर क्या था, संजय राजू को दादी के पास रहने को कहकर वहां से अपने घर चला जाता है। संजय फटाफट से अपने घर पहुंच जाता है और उसे देखकर सरला पूछती है। क्या हुआ जी? अब कैसी है दादी की तबीयत? सरला दादी की तबीयत फिलहाल तो ठीक है, पर डॉक्टर साहेब ने बोला कि अब हमें उनकी थोड़ी ज्यादा देखभाल करनी होगी। इसलिए अब से हम ये घर छोड़कर दादी के घर पर रहेंगे ताकि हम उनके पास हमेशा रह सके। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे हम में से कोई ना कोई हमेशा उनके आसपास रहेगा, तो हम उनका ज्यादा ध्यान रख सकेंगे। सरला, तुम्हें आज रात दादी के पास रुकना होगा। मैं कल अपने साथ हमारे काम लायक सामान लेकर वहां आ जाऊंगा। संजय से बात करने के बाद सरला दादी के घर के लिए निकल जाती है। अगली सुबह संजय भी अपना और सरला का सामान बांधकर दादी के घर के लिए निकलता है, पर जाते वक्त उसे घर के बाहर कमला देखकर रोक लेती है। क्या हुआ संजय भाई? कहाँ जा रहे हो सामान बांधकर? कहीं नहीं भाभी, बस दादी की तबीयत खराब है तो डॉक्टर ने सलाह दी है कि अब उनके पास हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए देखभाल के लिए। तो अब से मैं और सरला दादी के साथ रहने वाले हैं। पर भाई, आप लोग अपना घर छोड़कर क्यों जा रहे हो? दादी को अपने पास ले आइए। नहीं ना भाभी, मैंने दादी से कहा था, पर दादी अपना घर छोड़ना नहीं चाहती, तो मैंने सोचा कि वो यहां नहीं आ सकती तो हम तो उनके पास जा सकते हैं ना। और हाँ भाभी, जब तक हम दादी के यहां है तो जरा तब तक हमारे घर का ध्यान रखना। अरे ये भी कोई कहने की बात है भाई साहब, आप निश्चिंत होकर जाइए। संजय कमला को सारी बात बताकर दादी के घर के लिए निकल जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। संजय और सरला दादी के साथ अपना अच्छा समय बिता रहे थे। तभी अचानक एक दिन दादी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उस समय पर संजय खेत पर गया होता है तो दादी सरला को आवाज देकर बुलाती है। सरला बेटी, ओ सरला बेटी, जरा यहाँ आना, एक बहुत जरूरी बात करनी है। दादी की आवाज सुनकर सरला दौड़ते दौड़ते आती है। हाँ दादी, बोलिए क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे लग रहा है अब मेरे जाने का समय हो गया है। तुम जरा जल्दी से संजय को बुला दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। हाँ दादी, मैं अभी उन्हें बुलवा देती हूँ, आप निश्चिंत रहिए। सरला तुरंत घर के बाहर की तरफ चली जाती है ताकि वो संजय को बुला सके। पर जैसे ही सरला घर के बाहर आई तो उसने देखा वहां से राजू गुजर रहा होता है, तो वो फौरन आवाज लगाकर बोलती है। राजू बेटा, जरा जल्दी से जाकर संजय काका को बुला लाओ और उनसे बोलना दादी ने बुलाया है। सरला की बात सुनकर राजू तुरंत वहां से संजय को बुलाने चला जाता है। थोड़ी देर में राजू संजय के खेत के पास पहुंच जाता है। काका जल्दी चलिए, दादी ने आपको बुलाया है। क्या हुआ राजू बेटा, कुछ हुआ है क्या? ये तो पता नहीं काका, पर मैं जब दादी के घर के बाहर से गुजर रहा था तभी सरला काकी ने मुझे आवाज देकर कहा, संजय काका को बुला लाओ और बोलना दादी ने बुलाया है। अच्छा ठीक है, तो राजू बेटा तुम भी मेरे साथ चलो। क्या पता डॉक्टर साहब को बुलाना पड़ा तो तुम वहीं से चले जाना। फिर क्या था, संजय अपना सब काम छोड़कर राजू को अपने साथ लेकर दादी के घर की ओर चल देता है। कुछ देर में संजय दादी के घर पहुंचकर दादी से बोलता है। क्या हुआ दादी, आपने मुझे बुलाया? बोलिए, मुझसे कुछ काम था क्या? हाँ बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अंतिम समय आ गया है, तो मुझे तुझे कुछ बताना था जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया है। नहीं दादी, ऐसा मत बोलिए, अभी तो आपको और जीना है। दादी की ऐसी बातें सुनकर संजय फौरन राजू को डॉक्टर साहब को जाकर लेकर आने बोलता है। राजू बेटा जल्दी से जाओ और डॉक्टर काका को लेकर आओ। नहीं बेटा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हें मेरे पुश्तैनी खजाने के बारे में बताना है। दादी आप पहले ठीक हो जाओ, बाद में इस खजाने के बारे में बता देना। राजू बेटा जल्दी से डॉक्टर काका को लेकर आओ। राजू वहां से फौरन डॉक्टर काका को बुलाने के लिए निकल जाता है।
संजय बेटा, अब डॉक्टर को बुलाकर कोई फायदा नहीं है। तुम बस मेरी ये बात अच्छे से सुन लो। मेरे घर के बाहर जो पेड़ है, अगर तुम वहां खुदाई करोगे तो तुम्हें वहां एक जादुई संदूक मिलेगा। इस जादुई संदूक की खासियत है कि तुम इसमें जो भी चीज़ डालोगे वो कई गुना हो जाएगी। पर इसका इस्तेमाल जितना हो सके सुबह के समय पर करना, तुम्हें इसके जादू का असली असर दिखाई देगा। पर बेटा, एक बात याद रखना कि इस संदूक का कभी भी गलत इस्तेमाल ना तो करना और ना ही होने देना। अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो समझो इस्तेमाल करने वाला बर्बाद हो जाएगा। इस जादुई संदूक की एक खास बात ये भी है कि ये इसका इस्तेमाल करने वाले का इरादा भांप लेती है कि इसका इस्तेमाल सही काम के लिए हो रहा है या गलत। हाँ दादी, मैं समझ गया, परंतु मुझे नहीं जरूरत है जादुई संदूक की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं उस संदूक के लालच में फंस जाऊं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं। नहीं बेटा, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि पूरे गांव में बस एक तुम ही ऐसे हो जो कभी अपनी नहीं सोचते हो। तो मेरे हिसाब से तो ये संदूक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास होना चाहिए। पर दादी, कहीं मैं इस जादुई संदूक के लालच में आकर कुछ गलत कर बैठा तो तुम इस संदूक को अभी मत निकालो। तुम्हें जब सही लगे कि उसकी ज़रूरत है तो तुम उस वक्त इसे निकालकर इसका इस्तेमाल भलाई के लिए कर लेना। और हाँ, अगर तुम्हें लगे कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है तो इसे फिर से लाकर वहीं ज़मीन में गाड़ देना। ठीक है दादी, जब मुझे लगेगा कि इसकी जरूरत है तो मैं इसको जमीन से निकाल लूंगा। संजय से बात करते करते अचानक दादी की आंखें बंद हो जाती है। दादी, क्या हुआ दादी? आंखें खोलो दादी, कुछ तो बोलो दादी। तभी पीछे से डॉक्टर आ जाता है और दादी की नब्ज जांचने लगता है। संजय भाई, दादी अब नहीं रही। डॉक्टर की ये बात सुनकर संजय और सरला रोने लगते हैं। दादी को गुजरे अब 2 साल गुजर चुके थे, परंतु संजय ने अब तक उस जादुई संदूक को अपनी जगह से नहीं निकाला था। इस साल बारिश ना पड़ने के कारण गांव में अचानक भयानक सूखा पड़ गया था। सूखा पड़ने के कारण गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का भी कहना था कि ऐसा सूखा गांव में बहुत समय के बाद पड़ा था। इसी बीच संजय के घर पर गांव के मुखिया का बेटा राजू आता है। काका, आपको पिताजी ने कुछ जरूरी बात करने बुलाया है। ठीक है राजू बेटा, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। संजय को सारी बात बोलकर राजू वहां से चला जाता है। क्या हुआ जी? आपको अचानक मुखिया जी ने क्यों बुलाया होगा? पता नहीं, पर शायद गांव में आए इस भयानक सूखे के बारे में चर्चा करने बुलाया होगा। तो आप इसके लिए क्या कर पाओगे? ये आपके हाथ में थोड़ी न है। हाँ, पर पहले जाकर देखकर तो आता हूँ कि सच में इसी विषय पर बात करनी या कोई और बात करनी है। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। पर आप खाना वगैरह खाकर जाना, क्या पता कितने देर तक आप लोगों की बात चले। फिर क्या था, संजय खाना वगैरह खाकर गांव के मुखिया के घर पर पहुंच जाता है। काका, आपने मुझे बुलाया था, बोलिए, कोई जरूरी बात करनी है क्या? संजय, गांव पर आई इस विपदा से तुम भली भांति परिचित हो। पानी की कमी और सूखे के कारण गांव के लोगों का जीवन दूभर हो गया है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे गांव की मदद हो सके। मुखिया जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें जल्द से जल्द कोई समाधान निकालना होगा, परंतु सोचने की बात यह है कि हमारे पास संसाधन सीमित हैं। यही तो समस्या है संजय। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि हमारे पूर्वजों के पास कुछ विशेष साधन थे जिनकी मदद से उन्होंने ऐसी परिस्थितियों से निपटा था। मैंने सोचा गांव के सभी लोगों से बातचीत करके देखता हूं, शायद कोई किसी तरह से मदद कर दे। मुखिया जी, मैं जल्द से जल्द इस बारे में कुछ सोचकर आपको बताऊंगा। फिर क्या था, संजय मुखिया के घर से अपने घर के लिए निकल जाता है। घर आते ही सरला उससे मुखिया के घर पर हुई बातचीत के बारे में पूछती है। क्या हुआ जी? मुखिया जी ने आपको क्यों बुलाया था? वही अचानक आए सूखे के कारण बुलाया था, पर मैंने उनसे कहा कि सोचकर बताता हूँ। पर आप इसके लिए क्या कर पाओगे? हम तो ज्यादा से ज्यादा गांव के लोगों को कुछ दिन का अनाज देकर मदद कर सकते हैं। सरला, मेरे पास है एक चीज जिससे मैं पूरे गांव वालों की मदद कर सकता हूँ, पर उसका इस्तेमाल हमें सोच समझकर करना होगा। क्या कहा? आप किस तरह से करोगे सभी गांव वालों की मदद? सरला दादी ने गुजरने से पहले मुझे एक जादुई संदूक के बारे में बताया था, जिसमें अगर हम कोई भी चीज डाले तो वो कई गुना हो जाती है। संजय से जादुई संदूक वाली बात सुनकर सरला तो चौंक जाती है। क्या कहा जादुई संदूक? पर आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? वो इसलिए क्योंकि दादी ने मुझे सावधान भी किया था कि इस जादुई संदूक में इतनी ताकत है कि इसमें डाली गई किसी भी चीज को ये कई गुना कर सकता है। पर अगर इसकी लालच में आकर इसका गलत इस्तेमाल किया गया तो ये संदूक उसको बर्बाद भी कर सकता है।
इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं अपने निजी जिंदगी में बहुत खुश था तो मैंने आज तक उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था, पर अब हम इसका इस्तेमाल गांव वालों की सहायता के लिए कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। आप जाइए और उस जादुई संदूक को ले आइए। संजय तुरंत अपने घर से निकल जाता है और दादी के घर के पास वाले पेड़ के पास खुदाई का काम शुरू कर देता है। खोदते खोदते थोड़ी देर बाद उसको वो जादुई संदूक मिल जाता है। चलो अब इसे लेकर घर चलता हूँ और फिर देखता हूँ इसका चमत्कार। संजय उस जादुई संदूक को लाकर अपने घर के बिस्तर पर रख देता है। सरला, ये रहा वो जादुई संदूक। बताओ सबसे पहले इसमें क्या डालकर देखे। अब इस मौके पर हम गांव वालों को अनाज देकर ही मदद कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसमें हमें गेहूं का दाना डालकर देखना चाहिए। ठीक है सरला, जाओ और जाकर गेहूं का दाना लेकर आओ। सरला तुरंत रसोई में जाकर गेहूं का दाना लाकर उस जादुई संदूक में डाल देती है। देखते ही देखते पूरा संदूक गेहूं के दानों से भर जाता है। संदूक का ये जादू देखकर तो दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं और इसका इस्तेमाल गांव के लोगों के लिए करने का निश्चित करते हैं। क्या बात है, ये तो कमाल का संदूक है। इससे तो हम पूरे गांव वालों को आराम से मदद कर सकते हैं। हाँ सरला, पर याद रहे कि ये बात फिलहाल सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर ले। देखते देखते शाम हो जाती है और दोनों पति पत्नी जादुई संदूक से बहुत सारे अनाज की बोरियां भरकर तैयार कर लेते हैं। अब हमें ये काम रोकना होगा, क्योंकि दादी ने कहा था कि इसका असली जादू सिर्फ सुबह के समय पर दिखाई देगा, और शाम हो चुकी है और मेरे हिसाब से इतनी बोरियां काफी है। अगर लगा तो मुखिया जी को पूछकर और भेज देंगे। अब कल सुबह मैं एक एक करके सारी बोरियां मुखिया काका के घर पर रखाऊंगा, ताकि वो अपने हिसाब से सारे गांव वालों में अनाज बांट दे, ताकि जरूरतमंदों की मदद हो सके। जी, ये अच्छा रहेगा, पर उनको बोल देना कि हो सके तो ये बात किसी को भी न बताए कि ये अनाज आपने गांव वालों को बांटने के लिए दिया है, वरना लोगों को शंका हो सकती है कि इतने भयानक सूखे में भी आप अनाज का दान कैसे कर रहे हो। हाँ सरला, मैं ये बात तो मुखिया जी को जरूर से बोल दूंगा। अगली सुबह जब संजय अनाज की बोरी लेकर मुखिया काका के घर के लिए निकलता है, उसी वक्त कमला उसे देख लेती है और पूछती है। क्या हुआ संजय भाई, अब सुबह सुबह ये बोरी लेकर किस तरफ चल पड़े? कमला का ये सवाल सुनकर संजय थोड़ा हिचकिचा जाता है और सोचने लगता है। अगर मैंने कमला भाभी को बता दिया कि मैं अनाज की बोरी लेकर जा रहा हूं और वो भी मुखिया जी को देने, ताकि वो जरूरतमंदों को दे सके, तो वो पक्का इस बात तो रंजन को बता देंगी, और अगर ये बात फैल गई तो जादुई संदूक को चुराने का खतरा हो सकता है। अभी के लिए भाभी को झूठ बोल देता हूं। कहीं नहीं भाभी, वो पिछले महीने मैंने मुखिया जी से कुछ अनाज लिया था, तो बस वही लौटाने जा रहा हूं। कमला को संजय की बातों में झूठ दिखाई देता है तो वो मन ही मन सोचने लगती है। संजय भाई और उधार, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। और तो और ऐसा भयानक सूखे में वो अनाज वापस करेंगे, ये बात भी हजम नहीं हुई। कुछ तो गड़बड़ है। चलो अभी के लिए इन्हें जाने देती हूँ। अच्छा ठीक है भाई साहब, आप मुखिया जी को ये दे आइए, तब तक मैं भी अपने उनको उठा दूं, वरना सोते ही रहेंगे। ठीक है भाभी, तो मैं चलता हूं। इतना बोलकर संजय अपने अनाज की बोरी उठाकर चल पड़ता है। संजय के जाने के बाद कमला तुरंत घर के अंदर जाकर रंजन को उठाने लगती है। उठिए जी, कितना सोओगे? बाहर जाकर देखो, ऐसे भयानक सूखे में भी संजय भाई अनाज की बोरी मुखिया को देने जा रहे हैं। कमला के इतना जोर से चिल्लाने के कारण रंजन उठकर बैठ जाता है। अब क्या आफत आन पड़ी जो तुम इतना चिल्ला रही हो? अरे संजय भाई को मैंने देखा कि वो एक बोरी लेकर मुखिया के यहाँ गए हैं। हाँ, तो उसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? एक बोरी मुखिया को दे दी तो क्या हो गया? तुम्हें कुछ समझता भी है या नहीं? ऐसे भयानक सूखे में कौन अपने घर का अनाज किसी को देता है? तुम्हें कैसे पता कि उसमें अनाज है? संजय भाई जब बोरी लेकर जा रहे तो मैंने उनसे पूछा था। तुम्हें पता है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा, पिछले महीने मुखिया काका से अनाज उधार लिया था, वो वापस करने जा रहा हूँ। क्या कहा उधार? और वो भी संजय? फिर तो पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए तो बोल रही हूँ, उठो और एक बार जाकर देखो चक्कर क्या है। ठीक है, मैं अभी पता लगा कर आता हूँ कि चक्कर क्या है। रंजन जैसे ही बाहर आता है तभी वो देखता है कि संजय फिर एक बोरी लेकर जा रहा है। अब उसे पक्का कुछ गड़बड़ लगती है। रंजन भी संजय का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो देखता है संजय फिर से मुखिया के घर की तरफ जा रहा है।
अब तो पक्का कुछ गड़बड़ है। ये संजय 2 बोरी अनाज का ऐसे ही थोड़ी दे देगा मुखिया को। मुझे पता लगाना होगा कि बात क्या है। एक काम करूंगा, आज मैं भी जाकर संजय से कुछ अनाज मांग लूंगा, तब देखता हूं वो क्या बोलता है। यहाँ रंजन गड़बड़ ढूंढ रहा था और वहीं संजय एक एक करके सारी बोरियां ले जाकर मुखिया के घर पर रख देता है। इतनी सारी गोनी को देखकर मुखिया पूछता है। इतनी सारी बोरियां किस चीज की है संजय बेटा? काका, इन सारी बोरियों में अनाज है जो मैं आपको दे रहा हूं, ताकि आप गांव में जिसको भी अनाज की जरूरत है उसे दे सके। बेटा, पर इतनी सारी अनाज की बोरियां तुम कहां से लेकर आए हो? काका, ये सारी मेरे घर की बोरियां हैं। अब ऐसी आपदा में ये सब काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? पर काका, एक बात का ध्यान रखना कि ये सारी बात आप किसी को भी नहीं बताना। ठीक है बेटा, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। और हाँ बेटा, इतना सब करने के लिए भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। मुखिया काका, अभी 1-2 बोरियां और है, मैं थोड़ी देर में लेकर आता हूं। फिर क्या था, संजय बची हुई बोरियां लाने अपने घर के लिए निकल जाता है। उसी शाम रंजन संजय के घर पहुंच जाता है और रंजन को अचानक देखकर संजय बोलता है। अरे रंजन भाई, इतनी रात गए, क्या हुआ, कोई बात है क्या? हाँ भाई, एक छोटी सी मदद की जरूरत थी तुम्हारी, इसीलिए चला आया। हाँ बोलो ना भाई, मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? भाई, वो मेरे घर का राशन खत्म हो गया था और फिलहाल मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं दुकान से ले आऊं, तो सोचा तुमसे थोड़ा ले लेता हूं। जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। बस इतनी सी बात। बोलो भाई, कितना चाहिए और क्या चाहिए, मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। रंजन तो संजय की बात सुनकर चौंक जाता है और सोचने लगता है। कितना और क्या, बोल तो ऐसे रहा है जैसे मैं जो बोलूंगा दे देगा। भाई, तुमसे जितना हो सके उतना चावल दे दो, बस, और कुछ नहीं। ठीक है भाई, मैं अभी तो नहीं दिला पाऊंगा, पर तुम कल सुबह सुबह आना और ले जाना। रंजन को संजय की बात नहीं समझी। वो फिर से सोचने लगा। अब भी नहीं दिला सकता, पर सुबह सुबह ले जाना। अभी नहीं है तो सुबह कहां से आ जाएंगे। एक काम करता हूं, अभी निकलता हूं यहां से और थोड़ी देर जासूसी करके देखता हूं कि ये कहां से दिलाने वाला है मुझे चावल। फिर क्या था, रंजन वहां से चला जाता है और खिड़की के बाहर से संजय के घर के अंदर नजर रखने लगता है। वहीं दोनों पति पत्नी आपस में बात करने लगते हैं। सरला, 1 बोरी चावल की हमें और बनानी होगी रंजन भाई के लिए। वो थोड़ी देर पहले आया था, मैंने उसे बोल दिया कि कल सुबह आकर ले जाना। ठीक है जी, अभी तो हम जादुई संदूक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर कल सुबह सुबह सूरज के उगने के बाद हम जादुई संदूक से रंजन भाई साहब के लिए भी 1 बोरी चावल की बना देंगे। खिड़की के बाहर खड़े रंजन ने सरला की बात सुन ली थी और फिर वो सोचने लगता है। अच्छा, तो इन लोगों के हाथ जादुई संदूक लगा है, तभी इतने भारी सूखे में भी अनाज बांटा जा रहा है। रुको, आज ही रात को इसे चुरा लेता हूं। फिर क्या था, जैसे ही संजय और सरला सो जाते हैं तो उनके घर में रंजन धीरे से घुस आता है और जादुई संदूक को ढूंढने लगता है। रंजन को वो जादुई संदूक संजय के अंदर वाले कमरे में मिल जाता है, जिसे लेकर वो सीधे अपने घर के लिए निकल जाता है। अभी तक कमला को इस संदूक की सच्चाई पता नहीं थी, इसलिए कमला रंजन पर भड़की हुई थी। वो जब घर उस जादुई संदूक को लेकर आया, तब कमला ने उससे पूछा। मतलब तुम इस संदूक के चक्कर में संजय भाई के घर पर इतनी रात को गए थे? सरला, ये कोई मामूली संदूक नहीं है, ये जादुई संदूक है। तुम जो बोल रही थी ना, संजय मुखिया को इतने भयानक सूखे में भी अनाज देने जा रहा था, वो सब इसका कमाल है। और संजय ने एक नहीं, कम से कम 10 बोरी अनाज मुखिया के घर पर पहुंचाया है, वो भी इसी संदूक की मदद से। मैं कुछ समझी नहीं, जरा ठीक से बताओ। मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा, पर अभी नहीं, सुबह। मैंने सरला भाभी के मुंह से सुना कि ये सिर्फ दिन के समय पर काम करता है, तो कल सुबह सूरज उगने के बाद मैं तुम्हें इसका जादू दिखाऊंगा। अगली सुबह संजय और सरला सुबह उठकर जब संदूक की मदद से रंजन के लिए चावल की बोरी तैयार करने जाते हैं, तो देखते हैं कि जादुई संदूक गायब है। ये देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं। ये क्या हो गया? कल रात तक तो संदूक यही था। सरला, तुमने कहीं और रख दिया क्या? नहीं जी, मैंने भी कल रात को उसे यही देखा था। मुझे लगता है किसी को जादुई संदूक के बारे में पता चल गया और उसने उसे चुरा लिया। ये तो अनर्थ हो गया सरला। अगर किसी ने उसका गलत इस्तेमाल कर लिया तो उस व्यक्ति पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। हमें पता लगाना होगा कि ये किसने किया और संदूक को वापस जमीन में दबा देना होगा। यहाँ संजय और सरला परेशान थे और वहीं रंजन कमला को जादुई संदूक का जादू दिखाने वाला था। कमला,
मुझे पता है कि वो लोग इस जादुई संदूक में अनाज डालते होंगे तो वो कई गुना बढ़ जाता होगा। तुम एक काम करो, मुझे 10 की नोट ला कर दो, मैं उसे डालकर देखता हूं क्या होता है। फिर क्या था, रंजन उस संदूक में 10 का नोट डाल देता है। कमला, अब देखो जादुई संदूक का जादू। थोड़ी ही देर में संदूक 10 के नोट से भर जाता है, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। क्या बात है, अब तो हम अमीर हो गए। अब पूरा गांव हमसे जलेगा। हाँ कमला, हाँ, अब तो मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा, बस रोज इसमें एक नोट डालो और बहुत सारे नोट निकालो। अभी दोनों खुश हो ही रहे थे कि जादुई संदूक लाल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने रंजन के लालच को भांप लिया था। तभी पूरे पैसे में आग लग जाती है। देखते देखते आग पूरे घर में फैल जाती है। आग को देख रंजन और कमला घर के बाहर आ जाते और रोने लगते हैं। वही बगल वाले घर से संजय और सरला भी जादुई संदूक की खोज के लिए बाहर आते और देखते हैं कि रंजन का पूरा घर आग की लपटों से घिर गया है। सरला, मुझे लगता है संदूक पक्का रंजन भाई के घर पर ही है। संजय इतना बोला ही था कि तब तक जादुई संदूक संजय के सामने आ जाता है, जिसे देखकर सरला संजय से कहती है, सुनिए, आप तुरंत जाकर इसे वापस से वही गाड़ आइए जहां से आप इसे लाए थे। फिर क्या था, संजय जादुई संदूक को फिर से ले जाकर दादी के घर के पास वाले पेड़ के नीचे गाड़ देता